तो आइए दोस्तों, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है अर्थ ज्ञान। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ इकोनॉमिक मशीन वर्क्स, यानी कि अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं और वो मशीन कैसे काम करती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। ये वीडियो जो है रे डालियो की वीडियो से निकाला गया है, जो कि अमेरिका के एक बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं और बहुत बड़े अरबपति हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इकोनॉमी मोस्टली एक मशीन की तरह काम करती है। मतलब आप कुछ करेंगे या गवर्नमेंट कुछ करेगी तो वो चेंज होगी और उसी तरीके से आपको रिजल्ट्स भी दे देगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसको समझ नहीं पाते, जिस वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि रिसेशन, डिप्रेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों की नौकरी भी चल जाती है। तो मुझे लगा कि हमें इसको समझाना चाहिए और इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो चलिए हम इस बारे में बात करते हैं। अब ये जो तरीका है ये बहुत ही सिंपल तरीका है। हालांकि नॉर्मल लोग बोलते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ें करानी चाहिए, इकोनॉमिक के बारे में आप बता रहे हो तो आपको सप्लाई डिमांड को पहले पढ़ाना चाहिए वगैरह वगैरह। बट मेरा आइडिया है कि आपको सिंपल तरीके से स्टार्ट करना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए, और क्योंकि अगर लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक इकोनॉमी बेसिकली ढेर सारे मार्केट्स का समूह होता है जो कि बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, गियर की तरह, वो साथ में चलते हैं। और अगर आप उनके छोटे छोटे पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमेशा लोग होते हैं जो सिंपल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, जो कि एक बेसिक पार्ट होता है इकोनॉमी का। जब ये सारे मार्केट एक साथ रहते हैं तो एक इकोनॉमी बन जाती है। तो अब हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, जो कि है इन सब में आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस होते हैं। लोग अपने बेसिक नेचर पे आपको जो पसंद है आप खरीदते हैं और आप इकोनॉमी का एक पार्ट बन जाते हैं। अब इसके 3 रूल्स हैं। वो है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, कि मतलब लोग कितना काम करते हैं, अपने टाइम में से, अपने पैसे में से कितना सामान बनाते हैं और आगे बाजार में डालते हैं जिसको लोग खरीदते हैं। दूसरा है शॉर्ट टर्म डेट साइकिल, मतलब कि लघु समय का उधार या कर्ज का चक्र। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म डेट साइकिल, यानी कि लंबे समय का उधार या कर्ज का चक्र। ये सब चक्र हैं और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एक सीधी लकीर है, क्योंकि वो हमेशा टाइम के हिसाब से बढ़ती रहती है। क्योंकि आप पहले जितना जानते थे आज उससे ज़्यादा जानते हैं, तो इस वजह से आज आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए, और इस वजह से आप आगे बढ़ते हैं। अब आप इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर एक रखेंगे तो एक ऐसा ग्राफ बनता है जो कि इकोनॉमी को सबसे बेहतरीन तरीके से समझा सकता है कि कैसा चलता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के एक सबसे छोटे से पार्ट पे, जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एक ईंट की तरह होता है अगर इकोनॉमी एक बिल्डिंग है तो। अब ये ईंट क्या होती है? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। लेन देन मतलब कोई बायर जो कि सेलर के पास जाता है, बायर के पास पैसा होता है या फिर क्रेडिट होता है, सेलर के पास में या तो कुछ गुड्स होता है या फिर कुछ सर्विस होता है या फिर कोई संपत्ति होती है, जैसे कि स्टॉक या घर या बिजनेस या ऐसा कुछ भी। तो बायर अपनी मंशा रखता है कि मुझे ये चाहिए, सेलर अपना प्राइस बताता है और ट्रांजैक्शन होती है। जब बायर अपना पैसा सेलर को देता है, सेलर अपने गुड्स बायर को देता है, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है और इससे हम बोल देते हैं कि ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड। अब आप पूछेंगे कि बायर के पास क्या होता है एग्जैक्टली। मैं बोलूँगा बायर के पास या तो पैसा होगा या फिर क्रेडिट होगा। क्रेडिट मतलब वो कोई भी उधार का तरीका जिससे वो खुद का पैसा ना खर्च करके किसी और के पैसे पे अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ले। तो अब अगर उसके पास आधा आधा हो तो कैसे गिनेंगे? तो इसका है मनी प्लस क्रेडिट इक्वल्स टोटल स्पेंडिंग, यानी कि जितना उसके पास कैश है और जितना उसके पास क्रेडिट है, दूसरे का पैसा, जितना उसने खर्च किया होगा, ये सब टोटल स्पेंडिंग, मतलब उसने कितना पैसा एक्चुअली बाजार में डाला है या उस सेलर से लिया है उस सामान को उतने में। और यही सब कुछ है स्पेंडिंग, यानी कि लोगों का व्यापार में पैसा कितना डालना, इसी को इकोनॉमी चलाती है। अब अगर आप टोटल स्पेंडिंग मतलब लोगों ने कितना पैसा खर्चा किया है और उसमें कितना उन्होंने सामान निकाला है, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यानी कि या तो गुड्स हो गया, सर्विस हो गया या फिर संपत्ति यानी कि स्टॉक्स वगैरह हो गया, उससे प्राइस निकल कर आता है कि इतने प्राइस पे लोगों ने अपना डील किया होगा। अब हम बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट होता है जब ढेर सारे ऐसे ट्रांजैक्शन करने वाले लोग एक जगह पे होते हैं, यानी कि ढेर सारे बायर और सेलर जब एक जगह आते हैं तो उसे मार्केट कहते हैं। अभी मार्केट किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि वीट, गेहूं, कार जैसे गाड़ी, स्टॉक्स का भी हो सकता है जहाँ पे लोग स्टॉक्स बेचते और खरीदते हैं, इस पे भी हम अलग वीडियो बनाएंगे। ऑयल का हो सकता है,
गोल्ड का हो सकता है, और ऐसे ढेर सारे अलग अलग जो है मार्केट मिलके एक इकोनॉमी बनाते हैं। और इकोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है टोटल स्पेंडिंग। अगर आप उसको टोटल क्वांटिटी से, मतलब इतना सामान बना है, उससे डिवाइड करेंगे तो आपको प्राइस मिलता है। तो अभी ट्रांजैक्शन हुआ। अभी ट्रांजैक्शन आप पूछेंगे किस किस में हो सकता है, और हम बताएंगे ये लोगों में हो सकता है, बिजनेसेस में हो सकता है, गवर्नमेंट में भी हो सकता है, और बैंकों में भी हो सकता है। तो ये सब मिलकर के ट्रांजैक्शन करते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्पेंडर, यानी कि सबसे बड़ा बायर और सेलर होता है। बायर किसका? एक्चुअली लोगों के सामान का। वो लोगों को एम्प्लॉय करता है, लोगों से काम करवाता है, जैसे कि साफ सफाई हो गई, मेंटेनेंस हो गया, बिल्डिंग बनाता है, ब्रिज बनाता है, सब काम करवाता है। बेचता क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचता है। आप चाहें तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, इसका मतलब आपने पैसा सरकार को दिया है कुछ काम कराने के लिए, तो बॉन्ड्स होते हैं वो। और दूसरा होता है सेंट्रल बैंक। मतलब कि गवर्नमेंट के एक्चुअली दो पार्ट होते हैं। गवर्नमेंट मतलब अगर टोटल अथॉरिटी अगर हम बोले जो इंडिया को चला रही है, तो एक्चुअल में कौन चला रही है? एक तो सरकार, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट और सेंट्रल डिपार्टमेंट हो सकता है, और सरकार के साथ में आरबीआई यानी कि बैंक, जो कि एक सेंट्रल बैंक होता है, जो कि ये निश्चित करता है कि पैसा किस तरीके से चलेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? वो लोगों से टैक्स लेता है, जो जिसपे लोग अपना काम करते हैं, खरीदते हैं, इनकम कमाते हैं, उस पर थोड़ा सा पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स के रूप में, ताकि गवर्नमेंट ने जो हमको जितना कुछ भी दिया है, जैसे कि रोड दिया होगा, ब्रिज दिया होगा, हाईवे दिया होगा, लोग दिए होंगे, या फिर रिसर्च के लिए वेबसाइट दी है, उन सब के पेमेंट के लिए हम लोग उनको पैसा देते हैं। और दूसरा है सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है? इसका काम एग्जैक्टली बाइंग और सेलिंग का नहीं है। ये जो है मार्केट से थोड़ा सा साइड में होता है। क्यों? क्योंकि ये पैसे पे ही कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? इंटरेस्ट रेट्स या फिर पैसा कितना प्रिंट करना है उसके ऊपर में सोच करके। अब आप पूछेंगे कि ये करना क्यों पड़ता है? तो इसकी शुरुआत होती है क्रेडिट से। क्रेडिट मतलब उधार या कर्ज। जब आप उधार लेते हैं तो क्रेडिट होता है, और जब हो चुका होता है आपका कर्ज लेना, मतलब उधार लेना, तो कर्ज बन जाता है। अब क्रेडिट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी होता है, जो सबसे कम समझा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा हर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा यही होता है। जब भी हम मोस्टली इकोनॉमी के सेक्टर में हम बात कर रहे होते हैं, तो हम मोस्टली क्रेडिट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि हमारा डेफिसिट इतना है वगैरह, जो है जिसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे। ये सबसे ज़्यादा होता है, और ये सबसे ज़्यादा डायनामिक भी होता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट के ऊपर आपने भी सुना था, जब मैंने बोला था कि शॉर्ट टर्म डेट साइकिल होते हैं और लॉन्ग टर्म डेट साइकिल होते हैं। ये चक्र होते हैं, इस वजह से ये डायनामिक भी होता है, मतलब उतार चढ़ाव इसमें होते रहते हैं, जैसे कि स्टॉक्स में भी। अब जैसे कि हमने बताया कि बायर और सेलर मार्केट के अंदर होते हैं जो ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही लेंडर और बोरोवर होता है, यानी कि एक बैंक और एक आदमी जो अपना कुछ करने के लिए अपना पैसा उठाने आया है। तो कोई पैसा मांगता है और कोई पैसा देता है। जो पैसा मांगता है वो बोरोवर होता है, जो पैसा देता है वो लेंडर होता है। लेंडर के माइंड में ये होता है कि उसके पास ऑलरेडी जो पैसा है, खुद का या दूसरों का जो पैसा होता है, उसको बढ़ाना है। किस तरीके से बढ़ाना है? किसी और को दे करके, जो कि उस पैसे का कोई अच्छा इस्तेमाल करके उसको कुछ रिटर्न वापस करे, और जो रियल पैसा है कुछ समय में वापस करे। अब आप पूछेंगे बोरोवर के माइंड में होता है कि ये एक्स्ट्रा पैसा लेके या तो मैं कुछ खरीदूंगा, जैसे घर, गाड़ी, बिजनेस, या कुछ भी ऐसा मैं खरीदूंगा, और उस पे जो है रिटर्न बना के बैंक को वापस कर दूंगा। तो जब बोरोवर ये प्रॉमिस कर देता है कि मैं फ्यूचर में तुमको इतना पैसा जो मैंने आज लिया है वो मैं वापस करूंगा, साथ में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी वापस करूंगा एक फिक्स डेट पे, और बैंक को लगता है या जो भी उस लेंडर को लगता है कि इसको दिया जा सकता है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे साथ रहेगा, तो वो दे देते हैं पैसा और ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब इसमें होता है इंटरेस्ट रेट का फर्क। अभी जैसे आप देखेंगे कि ये जो नोटों की गड्डी है इंटरेस्ट पे, वो बढ़ गई है, पहले कम थी। तो ये इकोनॉमिक्स का एक रूल है, नियम है, प्रिंसिपल है कि अगर आप लोगों को इंसेंटिव देंगे, इंसेंटिव मतलब अगर कुछ अच्छा देंगे तो वो अपना काम करेंगे। जैसे कि अगर आपको काम में बोला जाए कि आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करो और उसके आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो आप हाँ कर सकते हो। और अगर
आपका बॉस कहता है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे और ये आपकी मर्जी भी है कि आपको काम करना है या नहीं करना है 1 घंटा एक्स्ट्रा, तो अब चांसेस ज़्यादा है कि आप नहीं करेंगे। तो वो ज़्यादा जो मिल रहा था पैसा वो आपके लिए इंसेंटिव हुआ। इंसेंटिव मतलब कोई भी अच्छी चीज़ जो आप चाहेंगे कि आपको मिले, जिसके लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया हो। तो जब ये नोट बढ़ जाते हैं तो अगले पर्सन को लगता है कि अब तो ये चीज़ महंगी हो गई है, अब मैं इसको नहीं ले सकता हूँ, तो वो लोन लेने नहीं आएगा। और जब वो नोटों की गड्डी यानी कि इंटरेस्ट कम हो जाता है तो और लोग लेने आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा सा पैसा दे देंगे और आज अपना काम कर लेते हैं। तो जब ये सब कुछ हो जाता है कि हाँ ये पर्सन वापस हमें पैसा कर भी सकता है, इसको दे भी सकते हैं, तो क्रेडिट बन जाता है और ट्रांजैक्शन हो जाता है। क्रेडिट मतलब ये पर्सन अब इसके लिए लायबल है कि ये इसको पैसा वापस कल करेगा। अब क्रेडिट भी अकेली चीज नहीं होती, क्रेडिट हमेशा 2 भागों की होती है। क्रेडिट इटसेल्फ मतलब खुद, और एक डेट मतलब कर्ज। और ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां पर भी क्रेडिट होता है वहां पर डेट होता है। अब जैसे कि बैंक का एग्जांपल था, इसमें आपने देखा कि क्रेडिट जो है एक पर्सन ने लिया, मतलब एक बैंक को दिया और उसके अगेंस्ट उसने पैसा उठाया। तो इससे क्या हुआ कि वो क्रेडिट बैंक के लिए एसेट हो गया। एसेट कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में अभी नहीं पर कभी फ्यूचर में किसी टाइम में आपको वापस पैसा देगी और थोड़ा सा ज्यादा देगी, वो एसेट है। जो भी चीज आपकी जेब में एक्स्ट्रा पैसा डालने वाली है वो एसेट है, और जो भी चीज आपकी जेब से एक दिन पैसा निकालने वाली है वो लायबिलिटी है। और इसकी अच्छी डेफिनेशन आपको मिलेगी रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक रिच डैड पुअर डैड, जो ऑलरेडी बहुत ही फेमस बुक है अपने आप में, उससे। तो बैंक के लिए आपका क्रेडिट जो है एसेट है, और जो पर्सन है उसके लिए जो डेट है, कर्जा है, वो लायबिलिटी है। अब आप पूछोगे ये ऐसा ही रहेगा? नहीं, जिस दिन वो पर्सन अपना पैसा लाके चुकाएगा उस दिन ये डेट और क्रेडिट गायब हो जाए। जब इसने वो पैसा बैंक को दे दिया तो वो गायब हो जाता है, और तब हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन सेटल हो चुका है। अब क्रेडिट का फायदा क्या है? जैसे कि आप देख सकते हैं, क्रेडिट एक पर्सन को एक्स्ट्रा पैसा देता है, और एक्स्ट्रा पैसा वो उठाता है तो इससे वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ाता है, मतलब वो अपने खर्चे बढ़ाता है। जो उसने सोचा था वो करता है। जैसे कि अभी रेंट के घर पे कोई रह रहा है तो वो घर खरीदेगा, तो उसने अपना खर्चा बढ़ाया है। अब वो रेंट नहीं, घर पे रहेगा अपने खुद के। अब इकोनॉमी में एक और चीज है कि किसी का खर्चा किसी का इनकम होता है। जैसे कि आज अगर मैं 10 रुपए की चीज खरीदता हूँ एक दुकानदार से, तो दुकानदार के लिए 10 रुपए जो है एक इनकम है। तो मेरा खर्चा किसी का इनकम है, और ये हमेशा सही रहता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी हमेशा कनेक्टेड होती है हर किसी से। अगर आज मार्केट में जाके लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई इसलिए नहीं बढ़ी है क्योंकि उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जिसको वो पैसा दे रहे हैं उसको भी ज्यादा पैसा ही खर्च करना पड़ रहा है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि दुकानदारों ने तो लूट मचाई है, सब्जी वालों ने लूट मचाई है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी ज्यादा खर्चा होता है आखिर में किसी कारणवश, जो हम अभी पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि किसी का खर्चा किसी का इनकम होता है, और फिर से ये रिपीट होता है। फिर से किसने खर्चा किया? वो पर्सन। जैसे कि दुकानदार ने कंपनी वाले को पैसा दिया कि मुझे सामान वापस दिया इसके लिए, तो वो कंपनी के लिए अब इनकम हो चुका है। और जब आपका स्पेंडिंग बढ़ेगा, मतलब आप ज्यादा खर्चा करेंगे, तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि आपको भी जो कोई पैसा दे रहा होगा वो भी तो आपके किसी काम के अगेंस्ट में दे रहा होगा कि ये काम आपने किया, इसके लिए मैं आपको इतना पैसा दूंगा। अब होता क्या है कि लोगों की जब इनकम बढ़ जाती है तो उनको बोलते हैं वो क्रेडिट वर्दी हो जाता है। क्रेडिट वर्दी मतलब बैंकों को आप पे भरोसा है कि आपका, क्योंकि इनकम ज्यादा है, मतलब ज्यादा काम करते हैं, तो इस वजह से आपको लोन दिया जा सकता है, और आप उस लोन को वापस हमें कर भी देंगे निश्चित टाइम में और साथ में इंटरेस्ट के। तो इसलिए आपको ज्यादा बैंक ऑफर करते हैं लोन के लिए, या फिर ज्यादा लेंडर आपको लोन के लिए ऑफर करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड वाले या ऐसे लोग। अब इससे होता क्या है, आप क्रेडिट वर्दी बोरोवर बन जाते हैं। क्रेडिट वर्दी बोरोवर एक्चुअली में क्या बोल सकते हैं कि उसके पास 2 चीजें हैं, वो एबिलिटी टू रीपे है और कोलैटरल अगर वो नहीं दे पाए तो। अब हम इसको देखते हैं क्या है। एबिलिटी टू रीपे, उसका इनकम ज्यादा है, तो अगर आप उसको कर्ज दे भी देते हो, जैसे कि लेट्स से अगर आप 30,000 रुपए कमाते हैं और अगर आपने 5,000 रुपए का लोन लिया है, तो जिससे लिया है उसको पता होगा कि ये पर्सन 30,000 महीना कमाता है, आप दे दोगे उसका लोन।
तो वो होता है एबिलिटी टू रीपे, अगर आपको करना हो तो ऑफ कोर्स। तो आपका डेट इसमें हमेशा कम रहता है और इनकम ज़्यादा रहता है। दूसरा है कोलैटरल इफ यू कांट। अगर आपने एक घर लिया है बैंक से पैसा उठा के, तो बैंक के पास आपके घर के कागज़ रहते हैं। तो कागज़ का मीनिंग क्या है कि अगर कल आप नौकरी से हाथ धो देते हैं किस तरीके से, तो बैंक आपका घर ले लेगा। तो बैंक को हमेशा निश्चित रहता है कि अगर आप नहीं भी दे पाए तो भी हम उनको कोई टेंशन नहीं है, वो आपका घर ले लेगा, यानी कि जो भी अपना कोलैटरल से लिया हो। और सिर्फ घर ही नहीं, कोई भी वो चीज़ जो वैल्यूएबल है उसको आप कोलैटरल बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, स्टॉक्स, या कोई पेंटिंग भी बना सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर आप बोरोइंग को बढ़ाएंगे तो इससे होगा क्या कि किसी का प्रोडक्टिविटी के बेस से इनकम बढ़ जाएगा, और ये साइकिल जो है ऊपर ऊपर होता रहता है, यानी कि इकोनॉमी बेटर होती जाती है, इसको हम ये बोलते हैं। और इससे होता क्या है, साइकिल्स बनते हैं। साइकिल्स मतलब चक्र, क्योंकि ये कैसे हुआ है, ये हुआ है डेट के बेस पे, उधार के बेस पे। अब उधार के बेस पे अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे साइकिल बनती है, क्योंकि उधार एक उतार चढ़ाव वाली चीज है। तो जैसा कि हमने देखा, अगर आपको मार्केट में कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ देना पड़ता है। अब ये होता कैसे है, ये होता है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ से। ये अब आप पूछेंगे सीधी लकीर क्यों होती है, इसमें उतार चढ़ाव क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि अगर आपने आज कोई नई चीज़ सीखी, जैसे आज आप कुछ काम करते हैं, उसके बारे में आपने नई चीज़ सीखी कि इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, तो आप वो तरीका यूज़ करेंगे और उस तरीके से आप ज़्यादा बेटर प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा वैल्यू में काम कर पाएंगे अच्छी तरीके से। जैसे कि अगर किसी बंदे ने इंजीनियरिंग के बाद MBA किया तो उसके एक्सपर्टीज बढ़ गई और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से अपना काम संभाल सकता है, बॉस का काम कर सकता है। तो इस वजह से चूंकि आप कुछ सीखने के बाद ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और बेटर काम कर सकते हैं, तो आप प्रोडक्टिविटी को ऊपर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, आपकी कंपनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है, आपकी इकोनॉमी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रही है। अब ये जो सीधी लकीर है, ये अकेले लकीर नहीं है। हो सकता है जैसे अगर एक इकोनॉमी में 4 लोग हैं, 2 लोग एवरेज से अच्छा काम करते हैं, 2 लोग एवरेज से कम काम करते हैं क्योंकि वो आलसी हैं, और कुछ लोग जो हैं बहुत फुर्तीले हैं, बहुत काम करते हैं। तो ये इसका एवरेज है, यानी कि जो सीधी लकीर होगी वो इकोनॉमी का एक एवरेज होगा कि लोग कितना अच्छा काम करते हैं। अब क्रेडिट मैटर करता है शॉर्ट रन में। क्यों? क्योंकि आपने अभी कुछ उधार लिया, तो अगर होम लोन भी हो तो भी 12 साल में आप इसको चुका देते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये शॉर्ट रन है। माना कि 12 साल बहुत बड़ी टाइम होता है, बट इकोनॉमी के वैल्यू में ये बहुत छोटा टाइम है। अब प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ ऊपर नीचे नहीं होती, क्योंकि आपने जो सीख लिया वो सीख लिया। अब ऐसा तो नहीं है कि आप भूल जाएंगे, आपकी डिग्री गायब हो जाएगी एक दिन। तो इसलिए आपने जो सीख लिया वो सीख लिया, तो इस वजह से सीधी ही रहती है। अब क्रेडिट से होता क्या है, आप ज्यादा खर्चा करते हैं। ज्यादा खर्चा मतलब आप खरीदते हैं उतना जितना भी प्रोड्यूस भी नहीं हुआ। मतलब कि आपने ज्यादा खर्चा किया, इस वजह से किसी और को जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ा और उसकी वजह से प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। अब साइकिल में होता क्या है, एक टाइम पे आप ज्यादा खर्चा करते हैं और जब डेट भरना पड़ता है वापस तो आप कम खर्चा करते हैं। और इसी वजह से बैंकों ने EMI सिस्टम शुरू कर रखा है, ताकि आपको ये दिखाई ना दे कि ये साइकिल्स में हो रहा है। आपको लगे कि एक कांस्टेंट और सीधा चीज है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जैसा, क्योंकि सीधी चीजें लोगों को आसान लगती हैं, साइकिल्स बहुत टफ होते हैं। और इसके ऊपर होता है ये शॉर्टेस्ट डेट साइकिल, जो ये लाइन इसके ऊपर चल रही है। अब इसमें ये जो एक लाइन होती है, ये 5 से 8 साल की होती है। जैसे कि मैंने बताया कि होम लोन जो है 12 साल का होता है, कार लोन हो सकता है 5 साल का होता है, एजुकेशन लोन हो सकता है 2 से 3 साल का हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इसका जो एवरेज आता है वो 5 से 8 साल का होता है, कि एवरेज लोग एक इकोनॉमी में अपना लोन कितने टाइम में उठाते हैं और कितने टाइम में वापस रीपे कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ। और जो बड़ा वाला साइकिल होता है ये 75 to 100 ईयर्स का होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि वो बहुत छोटा टाइम पीरियड है उस चीज़ के लिए। अब आप पूछेंगे कि हमें ये साइकिल दिखता क्यों नहीं, मतलब चेंज क्यों नहीं आता? क्योंकि आप मोस्टली उसको दिनों में देखते हैं, हफ्तों में देखते हैं, क्योंकि हम लोग इतना ही सोच पाते हैं दिनों के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से। तो हम बहुत पास का देखते हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आता, दिखता नहीं है। लेकिन साइकिल साइकिल होता है, हमेशा होता है। आप पूछेंगे क्या ये इनोवेशन के बेस पे होता है? मैं बोलूँगा नहीं। इनोवेशन के बेस पे आपका प्रोडक्टिविटी कर्व चेंज हो सकता है,
लेकिन क्रेडिट वाला नहीं होता। क्रेडिट वाला होता है क्रेडिट के बेस पे ही, अगर आपने क्रेडिट ज़्यादा लिया तो आपको क्रेडिट ज़्यादा चुकाना भी पड़ेगा, और इस वजह से स्टार्टिंग में बढ़ाव आएगा और दूसरे में झुकाव आएगा। अब आप पूछेंगे कि क्रेडिट वर्सेस नॉन क्रेडिट, आखिर हम लोग क्रेडिट का सिस्टम रखते ही क्यों? अगर हमारे इकोनॉमी में क्रेडिट होता ही नहीं तो कैसा होता? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इकोनॉमी में क्रेडिट नहीं होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। किसी को इनकम आती है, वो उसको स्पेंड करता है और उसके काम पे वो ध्यान देता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, या सरकार को अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, लोगों को बेटर करना है, तो उसके लिए सिर्फ यही तरीका है कि आप लोगों को प्रोडक्टिविटी में बढ़ाएं, यानी कि या तो उनका एजुकेशन बढ़ा करें या फिर मशीन्स का यूज करें या ऐसा कुछ करें। इसमें क्रेडिट नहीं है तो एक चौथा फैक्टर नहीं होता जिसकी वजह से आप स्पेंडिंग बढ़ा के इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, एक की स्पेंडिंग दूसरे का इनकम होता है और ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। इस वजह से प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहेगी। तो ये छोटा होने पे ऐसा था और बड़े होने पे ऐसा दिखता है। अब आप पूछेंगे साइकिल, आप बोरो करोगे तो साइकिल होगा ही होगा। क्यों होगा? अब ये अगली स्लाइड में आपको दिखाई देगा। और ये होता क्यों है? ये इसलिए नहीं कि कोई लॉ है कि आपको बोरो करना ही है या ऐसा कुछ है, नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। जैसे कि पहली फिगर में दिख रहा है, हमें एक इंसेंटिव रहता है कि हमें ज्यादा खर्चा करना है, और वो होता ही तभी मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है ओवर बजट खर्चा करते हैं महीने में अपने। तो ये ह्यूमन नेचर है, इसके लिए तो कुछ करा नहीं जा सकता, और ये सबके साथ होता भी है। तो अभी हम देखेंगे कि ये साइकिल क्यों होता है, जो कि थर्ड इमेज में दिख रहा है। अभी जैसे आपने देखा कि स्टार्टिंग में किसी ने लोन लिया, फिर उसका लोन बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट लगता है, फिर उसके बाद और इंटरेस्ट लगता है, लेकिन वो अपना डेट और उठाता है काम करने के लिए, और एक टाइम में ऐसा होता है कि अब उसको वापस करना पड़ेगा। तो वापस करना पड़ेगा तो स्टार्टिंग में तो उसको मालूम नहीं चलेगा कि वो बहुत पेमेंट कर रहा है, लेकिन फिर उसका पेमेंट बढ़ेगा तो उसको एक्चुअली दूसरे खर्चे जो है कम करने पड़ेंगे। हो सकता है घर में 2 नए कपड़े कम आए, या फिर बाहर आपका होटल में जाना कम हो जाए अपना कर्जा चुकता करने के लिए, और फिर ये कम हो जाता है। तो ऐसा होता रहता है हर किसी के साथ। और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि एक टाइम में आपको सबसे ज़्यादा पे करना है, मतलब आपको सबसे ज़्यादा अपने दूसरे स्पेंडिंग को कम करना पड़ेगा जो कि खराब हो, जैसे कि जंक फूड खाना, बाहर खाना, मज़े की चीज़ें लेना जो एक्चुअली आपको काम नहीं आने वाली। और ये क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम पे आपका जो डेट था सबसे ज़्यादा हो गया था। अब ये क्या है? इसमें होता है कर्व, और आपको दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा कि क्यों डेट हमेशा एक साइकिल के रूप में चलता है, ना कि एक सीधी लकीर। अब आप पूछोगे क्या मनी और क्रेडिट एक जैसा काम करता है? मैं बोलूँगा हाँ, मनी और क्रेडिट ऑलमोस्ट एक जैसा काम करता है। थोड़ा सा फर्क पड़ता है उसमें, क्योंकि मनी जो है आपकी जेब में कैश होता है, आपको पता है कि इतना ही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में कितना होगा वो आपके माइंड को उतना समझ में नहीं आता, तो इस वजह से आप ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं, जब आप किसी बार में या होटल में या किसी भी जगह जाते हैं और उसको पर्सन को कैश में पे करते हैं, तो उसी टाइम पे अकाउंट आपका क्लियर हो जाता है, सेटल हो जाता है, और आप वो चीज़ घर लेकर आ जाते हैं, और उसके बाद में आपके कनेक्शंस खत्म हो सकते हैं अभी। पर अगर आपने बोला कि दुकानदार को कि मेरा अकाउंट बना लो और महीने के आखिर में मैं सेटल करता रहूँगा, तो आपने बेसिकली उसको अपना एक क्रेडिट दे दिया कि मेरे नाम पे एक अकाउंट बनाओ, और मैं पैसा अभी नहीं दूंगा लेकिन बाद में दे दूंगा क्योंकि आसान पड़ेगा, या जो भी है, मतलब आपके पास चेंज ना हो। तो आपके पास बेसिकली कर्जा आ गया उस बिजनेसमैन का या शॉप ओनर का या दुकान वाले का, कि आपने आज सामान ले जाओ और नगद कल दे देना। इसलिए मोस्टली दुकानदार ये मना भी करते हैं कि आज सामान और आज ही नगद, क्योंकि अगर लोन होगा तो आप रीपे करोगे या नहीं करोगे उस पर क्वेश्चन आता है। तो जब आप ये अकाउंट बनाते हैं तो दुकानदार के लिए एक्चुअली एक एसेट बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कल मेरे पास इन जनाब से पैसा आने वाला है, और आपके ऊपर एक कर्जा आ जाता है जो कि एक लायबिलिटी है कि मेरी इतनी लायबिलिटी है इस दुकानदार के साथ में। ठीक है, तो और ये सेटल कब होता है? जब आप उस उधार का पैसा चुकता कर देते हैं, तो उस टाइम पे ये सेटल हो जाता है और कनेक्शन खत्म हो सकते हैं। अब जैसा कि स्टार्टिंग में था, हमने बताया भी था कि टोटल स्पेंडिंग यानी कि टोटल पैसा जो होगा इकोनॉमी में, पैसा मतलब कैश और क्रेडिट दोनों, डिवाइडेड बाय टोटल आपका क्वांटिटी या प्रोडक्शन कितना है लोगों का,
लोगों के साइड से, उससे इकोनॉमी चलती है आखिर में। तो अभी अगर हम रियलिटी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट बहुत ज़्यादा है और कैश बहुत कम है। जैसे कि यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में क्रेडिट यानी कि जो लोन के बेस का पैसा है वो है लगभग 50 ट्रिलियन का। 50 ट्रिलियन मतलब 3,500 लाख करोड़ रुपए, इतने रुपए वहाँ पे लोन का है। और उसमें से सिर्फ $3 ट्रिलियन यानी कि अराउंड 210 लाख करोड़ रुपए उनके कैश में वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आप बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता? मैं बोलूँगा जी हाँ, बिल्कुल यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिस वजह से आर्थिक मंदी आ जाती है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये दिखता नहीं है किसी को, क्योंकि क्रेडिट और पैसा ऑलमोस्ट सेम होता है। आपके बैंक में जो नंबर है आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअल वहाँ पे नहीं है। वो बस बैंक ने शो किया है कि आप इतना खर्चा कर सकते हो क्योंकि आपने इतना पैसा हमारे यहाँ रखा था। लेकिन अगर आप हर कोई अगर उनके पास जाके एक दिन मांगेगा तो बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, हमने बहुत सारा पैसा जो है लोन में लोगों को दे के रखा है, तो हमें उनसे लेना पड़ेगा और जब वापस आएगा पैसा तो ही हम आपको दे पाएंगे, अभी तो हम आपको नहीं दे सकते। और इसको हम CRR भी बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमी जो बिना क्रेडिट होती है वो कैसे चलेगी। इस इकोनॉमी में क्रेडिट नहीं है, इसका मतलब इसकी स्पेंडिंग लिमिटेड है। लोग उतना ही स्पेंड करते हैं जितना कि उनके पास होता है, और होता है मतलब आप पूरा का पूरा सैलरी तो नहीं खर्च करते, थोड़ा सा सेव भी करते हैं। इसका मतलब हमेशा पर्सन की स्पेंडिंग जो है कम होती चली जाएगी और लोग कम से कम पैसा डालना शुरू कर देंगे मार्केट में। इससे प्रॉब्लम आ जाती है बहुत बड़े लेवल की। अब हम देखते हैं कि जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेंडिंग ही ड्राइव करता है इकोनॉमी को। यानी कि अगर हर कोई बाजार में बहुत पैसा डाल के खर्चा करना शुरू कर देगा तो हर किसी का इनकम बढ़ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि फिर आपको भी जो पैसा मिल रहा होगा वो ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हर कोई ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है और इससे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो इससे हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में क्रेडिट ऊपर था तो स्पेंडिंग ज़्यादा थी, तो इकोनॉमी जो है ग्रोथ दिखाएगी, एक्सपेंशन दिखाएगी कि बहुत अच्छी बात है, सबका इनकम बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़िया है। पर प्रॉब्लम कब आती है? जब ये नीचे हो जाता है और क्रेडिट ज़्यादा हो जाता है, लोगों को लोन पेमेंट करना पड़ता है और वो नहीं हो पाता। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रेडिट अच्छा है या बुरा है, क्रेडिट एक स्क्रू ड्राइवर की तरह है, उसका यूज बताएगा कि वो अच्छा है या बुरा है। जैसे कि अगर आपने लोन लिया टीवी लेने के लिए तो वो एक गलत है, क्यों? क्योंकि उससे टीवी से आपको कोई पैसा वापस नहीं आने वाला है। लेकिन वही अगर कोई फार्मर, कोई किसान अगर लोन लेता है ट्रैक्टर खरीदने के लिए तो अच्छा है, क्योंकि वो ट्रैक्टर से ज़्यादा क्रॉप निकाल पाएगा, ज़्यादा काम कर पाएगा, इस वजह से उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा और वो ज़्यादा कमा पाएगा और ज़्यादा पे कर सकता है। टीवी से होगा क्या? आप आलसी बन जाओगे और इस वजह से और कम कमाओगे और वो टीवी खुद से आपको कोई पैसा बना के नहीं दे पाएगा, तो उसका डेट आपको सर पे रहेगा और आपको पे करना पड़ेगा अपनी जेब से, इनकम से। वहीं फार्मर के केस में वो फार्मिंग करेगा, खेत जोएगा, ज़्यादा जो सकता है और इससे वो ज़्यादा पे भी कर पाएगा हर किसी को, जिससे भी उसने पैसा निकाला है। तो जो लोग क्रेडिट पर देते हैं यानी कि नीले बैज वाले होते हैं वो ज़्यादा पे कर पाते हैं। और इसको हम एग्जांपल से देख सकते हैं। लेट्स से कि अगर कोई पर्सन सालाना 1 लाख रुपए कमाता है और बैंक बोलता है कि आपको सैलरी का 10% हम आपको दे सकते हैं लोन के रूप में, तो आप 10,000 रुपए निकाल सकते हैं बैंक से, हमारे साइड से, आप रखिए। तो वो स्पेंड कितना करेगा इकोनॉमी में? 1,10,000 रुपए, और वो किसी और को मिलेंगे, मतलब वो 1,10,000 रुपए वो इनकम बनाएगा। अब उसको भी बैंक यही बोलेगा कि आप हमारे साइड से 10% निकाल लो, वो होता है 11,000 रुपए, तो वो $121,000 या रुपीज जो है खर्चा कर सकता है। और इस वजह से आप देख सकते हैं कि डेट की वजह से हर किसी का इनकम बढ़ता चल जाएगा और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। तो जैसे आप आखिरी में देख सकते हैं कि ये 1,33,000 बन गया बैंक की मदद से। और बैंक भी खुद से पैसा बनाता नहीं है, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही खुद से पैसा बनाता है, जो कि है RBI इंडिया में, USA के लिए है फेडरल बैंक। बाकी सब बैंक डिपॉजिटर का पैसा लेते हैं, यानी कि आपने जो पैसा बैंक में रखा है उसी को वो आगे लोन करते हैं, ठीक है। अब बोरोइंग क्रिएट साइकिल, जैसा कि हमने पहले ही बात की है, और दो तरह के होते हैं। पहले वाला हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म डेट साइकिल, जो कि है छोटे टाइम का कर्ज वाला साइकिल।
अब जैसे कि आपने पहले के एग्जांपल में देखा था, सबका इनकम बढ़ जाता है, सब ज्यादा खर्चा कर पाते हैं, तो इससे होता क्या है कि चीजों की प्राइस बढ़ने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप भी अपने सामान के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, अपने काम के लिए ज्यादा चार्ज करेंगे, तो इससे होगा क्या कि प्राइसेस बढ़ना शुरू कर देंगे, महंगाई आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाना शुरू कर दी। लेकिन क्वांटिटी तो उतनी ही है, लोग उतना ही काम करते हैं, ज्यादा तो बदला नहीं। तो इससे होगा क्या कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और प्राइसेस बढ़ते बढ़ते होता क्या है, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ जाना। और महंगाई दो तरीके से आती है, या तो ये कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा आना शुरू हो चुका है, या फिर गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा जो है इकोनॉमी में डाल दिया है, जिस वजह से हर एक नोट की वैल्यू कम हो गई। तो वो नोट उतना ही है, लेकिन वो सामान कम खरीद पाता है। जैसे कि अगर आपके हाथ में 20 रुपए का नोट हो और मैं बोलूं कि अब आपको मैं 10-10 का दो नोट दे देता हूं, तो आपके हाथ में नोट तो 2 आ गए, पर उनके एक का वैल्यू 10 हो गया 20 से निकल के। तो इन्फ्लेशन आ जाता है। अब सेंट्रल बैंक यहाँ पे बीच में आता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक को नहीं चाहिए कि इन्फ्लेशन बढ़े। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाएगा और चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे अब रहना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए खाना खाना मुश्किल हो जाएगा, जाना मुश्किल हो जाएगा, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। तो इससे होता क्या है कि वो पॉलिसी लेता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि अगर आप बोरोवर को बोलोगे कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो वो बोलेगा कि अरे नहीं, ये तो बहुत महंगा है, मैं तो नहीं ले पाऊंगा। तो वो नहीं लेगा और इस वजह से उसका ज़्यादा पैसा नहीं आ पाएगा, इस वजह से वो स्पेंडिंग भी नहीं बढ़ा पाएगा। तो लेस बोरोइंग होता है, और इससे उसको कम पैसा मिलेगा तो वो स्पेंडिंग भी नहीं कर पाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, एक की स्पेंडिंग दूसरे का इनकम होता है। तो अगर वो स्पेंड नहीं कर पाएगा तो वो अगले आदमी को देगा भी कम, और इससे जो है इकोनॉमी नीचे जाना शुरू कर जाएगी, क्योंकि लोग कम खर्चा कर रहे हैं। और इसको भी हम बोलते हैं, जब लोग कम खर्चा करते हैं और उसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है, तो प्राइसेस जो है घटना शुरू कर जाती है। और घटते घटते उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। मतलब कि लोग अब पैसा कम डालना शुरू कर रहे हैं मार्केट में। इससे हो क्या रहा है कि एक्चुअली ढेर सारा सामान फालतू हो रहा है। जैसे कि क्रॉप्स जो है वहीं की वहीं पड़ी हैं, सड़ रही हैं, खराब हो रही हैं, पर लोग उठाना नहीं चाहते उसको मार्केट से, घर पे ले जाना नहीं चाहते। इसको और बढ़ाने पर क्या होता है, रिसेशन कहते हैं। रिसेशन मतलब जब लोगों की नौकरियां तक चली जाना शुरू कर जाती है, क्योंकि खरीदने के लिए कोई है ही नहीं। जैसे फैक्ट्री का प्रोडक्शन में लाख चीजें बनाते हैं वो, लेकिन अब लोगों ने सिर्फ 80,000 चीजें यूज करते हैं, 20,000 चीजें वेस्ट हो रही है मार्केट में। तो फैक्ट्री क्या करेगी, जो भी वो 20,000 चीजें बनाते हैं लोग, उनको निकाल देंगे, और इससे रिसेशन होता है। और ये भी बहुत गलत है। इसको देख के क्या होता है, सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। इंटरेस्ट रेट कम करने से लोगों को लगता है कि अरे अब तो ये सस्ता हो गया लोन लेना, तो हमें और लेना चाहिए और अपना काम करवा लेना चाहिए। और इसी वजह से शॉर्ट टर्म जो है डेट एक साइकिल है। इसके 2 पार्ट होते हैं। जब क्रेडिट अवेलेबल होता है तब स्पेंडिंग बढ़ती है, और जब क्रेडिट नहीं अवेलेबल होता है तो स्पेंडिंग घटती है। तो सेंट्रल बैंक यही करता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करने की वजह से साइकिल्स बन जाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ये एक शॉर्ट टर्म डेट साइकिल 5 से 8 साल का होता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, हर डेट साइकिल का ऊपर और नीचे का पार्ट पिछले वाले से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी अपना काम कर रही होती है, और लॉन्ग टर्म डेट साइकिल में ये ऊपर ही ऊपर जाता रहता है। तो इससे होता क्या है, एक्चुअल में लोग अपना डेट देते रहते हैं छोटे टाइम में, लेकिन ओवरऑल जो है पूरे मार्केट का, यानी कि पूरे नेशन का, इकोनॉमी का जो है डेट बढ़ता रहता है धीरे धीरे, जिसको भी पे करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग डेट लेते ही हैं। बाजार में आपको अगर 10 चीजें दिखाएंगे तो आपका जितना बजट था उससे आपको ज्यादा ही खर्च करने का मन करेगा। अब इंडियन में क्या है कि हम लोग क्रेडिट कार्ड को मना कर देते हैं, तो इस वजह से हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन अमेरिका जिस सोसाइटी जहाँ पे क्रेडिट कार्ड को बहुत अच्छी तरह यूज किया जाता है, वहाँ पे लोग स्पेंडिंग बढ़ाते हैं। इस वजह से सबकी नौकरियां बनी रहती हैं। तो ये डायग्राम हम आपको फिर से दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। और इसमें आप पूछेंगे कि बड़ा वाला लाइन कैसे काम करता है, बड़ा वाला साइकिल कैसे काम करता है, हम इसको बताएंगे, जो कि है लॉन्ग टर्म डेट साइकिल। लॉन्ग टर्म डेट साइकिल कुछ ऐसा काम करता है कि जब लेंडर और बोरोवर एक दूसरे को पैसा देते हैं, तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि लेट्स से इंडिया के सभी बैंक लोगों को आधे ब्याज पे अगर देना शुरू कर दे पैसा, और लोगों ने डबल उठाना शुरू कर दे, तो क्या होगा, आधे लोगों का इनकम बढ़ जाएगा, वो गाड़ियां लेंगे,
स्टोर में जाएंगे, मार्ट में जाएंगे, सामान खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, नए नए बिल्डिंग बनाएंगे, ऑफिस खोलेंगे, और इससे होगा क्या कि आखिर में लोगों की इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। इससे जितने भी लोगों का जो संपत्ति है वो बढ़ेगा और स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। और इसको बोलते हैं हम बूम, स्टॉक मार्केट बूम। क्यों? क्योंकि नीचे अगर आप देख रहे होंगे कि ये येलो कलर का जो बबल है वो बढ़ रहा है, और इससे होता क्या है, लोग और भी उधार लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं अब तो हमारी इनकम भी बढ़ रही है, हम तो वापस आपको कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो इससे बबल और बढ़ता है और एक दिन ये फट जाता है। अभी कब फटेगा और कैसे फटेगा वो ऐसे दिखता है कि क्रेडिट वर्दीनेस आखिर है क्या। आपका जितना कर्जा है और आपका जितना इनकम है, उन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो वो डेट बर्डन कहलाता है। कि अगर आप लाख रुपए कमाते हैं और उसमें से आधा ही स्पेंड करते हैं, तो आप 50,000 रुपये अपने पास हर बार रखते हैं। इसका मतलब ये है कि बैंक अगर आपको 50,000 रुपये भी अगर देता है तो आप उसको पे कर देंगे अपनी सैलरी से। अगर कल को आपका बिजनेस खराब भी हो गया तो भी आप अपने हिसाब से उसको पे कर सकते हैं। अब ऐसे टाइम पे होता क्या है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने भी लग जाते हैं। जो भी एसेट होते हैं जैसे स्टॉक्स जो है महंगे हो जाते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा कि रिसेंट में जब लोगों को ऐसा लगा कि इकोनॉमी वापस खुलेगी, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो जो है स्टॉक्स बढ़ गए थे एकदम से, क्योंकि सबको लगा था कि नहीं उनके स्टॉक्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो अभी हम इस प्राइस पे नहीं, हम बड़े प्राइस पे बेचेंगे। तो इससे लोग अपना सामान महंगे प्राइस पे बेचते हैं और वो और महंगा होता रहता है क्योंकि लोग और बोरो करना शुरू भी कर देते हैं साथ साथ। अब इससे लोगों को लगता है कि वो राजा बन चुके हैं और वो बहुत पैसा बनाते रहेंगे कंटिन्यूसली, और बोरोवर अभी भी क्रेडिट वर्दी भी रहता है क्योंकि उसका इनकम भी बढ़ रहा है और उसका जो सामान है वो भी महंगा हो रहा है। अब ये जो साइकिल है आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेट साइकिल का पीक आ जाना, जब पूरे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पैसा डेट का आ चुका है, लेकिन उसको पेमेंट करने के लिए लोगों की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ी नहीं उस तरीके से। क्योंकि जैसा हमने बताया था, टोटल स्पेंडिंग डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ही इकोनॉमी को चलाता है। और ये जब बबल बहुत बढ़ जाता है तो ये फट जाता है। ये फटा था अमेरिका में 1929 में और 2008 में। जापान में फटा था 1988 में और 1989 में। इंडिया में फटा था 1991 में, क्योंकि तब तक हमने अपनी इकोनॉमी को बंद करके रखा हुआ था कि हम लोग बाहर से ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग बाहर से सामान नहीं लेंगे, खुद ही से बनाने का ट्राई करेंगे। और इसको बोलते हैं डी लेवरेजिंग। लेवरेजिंग मतलब आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा लो जो आपकी खुद की नहीं है, जो कि आपका काम आसान कर दे और बाद में उसको वापस करना पड़े। अब जब इसका उल्टा होता है, जब आपको वो चीज़ वापस करनी पड़ती है जो आपके पास है लेकिन किसी और को बिलोंग करती है, तो वो डी लेवरेजिंग हो जाता है। और इसमें पर्सन जो है अपनी स्पेंडिंग कम करता है, जैसे कि आप उस पर गाड़ी कम चलाएं, पेट्रोल कम खर्च करें, बाहर कम जाएं, फालतू चीज़ों पे थोड़ा कम खर्चा करें। तो इससे जो है स्पेंडिंग कम होती है और एक स्पेंडिंग दूसरे की इनकम होती है, तो इससे इकोनॉमी भी नीचे जाना शुरू कर देती है। ऐसे टाइम पे जब लोगों की इनकम भी घट रही है तो बैंक भी उनको लोन देना प्रेफर नहीं करते, और फिर वो देखते हैं कि उनका जो संपत्ति है, घर, स्टॉक्स, क्रेडिट, ये सब वो कम होने लगा है। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू कम हो रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा देने के लिए है ही नहीं। इससे होता क्या है कि लोगों को एक तो बैंक लोन नहीं दे पाता, और ऊपर से काफी लोगों को लगता है कि क्या पता बैंक भी हमें पैसा वापस ना करे, तो इसलिए वो भी अपना पैसा बैंक से मांगने चले जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पीएमसी बैंक में हुआ था, येस बैंक में भी हुआ था, और उनके उसमें पैसा देने के लिए नहीं होता, तो इससे बैंक जो है छोटा होने लग जाता है। मतलब उसको प्रॉब्लम आने लगती है कि वो लोन का पैसा रिकवर कैसे करे और डिपॉजिटर्स को अपना पैसा दे कैसे। इस स्टॉक मार्केट क्रैश में होना शुरू हो जाता है, और क्योंकि अब लोगों की जॉब नहीं है तो उनको टेंशन तो बहुत रहेगा, और इससे सोशल रेवोल्यूशन होना शुरू होता है कि हमें नौकरी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी जो ब्लैक का मूवमेंट चल रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर करके, वो इसलिए भी चल रहा है क्योंकि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, वो डर में है कि उनका आगे क्या होगा, तो गवर्नमेंट से उनको कुछ बेनिफिट चाहिए, तो इस वजह से वो रेवोल्यूशन करते हैं। अब इससे होता क्या है कि ढेर सारे लोग अपना घर बार बेचते हैं, प्रॉपर्टीज बेचते हैं, ताकि उनको पैसा मिले और वो अपना घर चलाएं, क्योंकि उनके पास अब जॉब नहीं रही। और चूंकि दूसरे लोग पैसा ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाहते, अपने पास बनाए रखना चाहते, तो इसलिए उनके प्रॉपर्टी के रेट भी गिरने लग जाते हैं। इससे रियल एस्टेट मार्केट गिर जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2008 के टाइम पे रियल एस्टेट मार्केट गिर गया था, और बैंक बहुत संकट में आना शुरू कर जाता है कि वो क्या करें, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट घट रहे हैं। इसका मतलब बैंक ने जिसको भी लोन दिया है
जो भी उसने खरीदा है वो उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना उसने लोन लिया है। इसका मतलब उसकी क्रेडिट वर्दी भी अभी नहीं रही। और ये होता है डीलेवरेजिंग का टाइम, जब स्पेंडिंग कम होती है, इनकम कम होती है, वेल्थ भी लोगों के पास कम होती रहती है, क्रेडिट भी कम हो रहा होता है और लोग उधार भी कम ले सकते हैं। सब कुछ ही उल्टा हो रहा होता है। जब आपने देखा था स्टार्टिंग के टाइम पे एक्सपेंशन होता है, इस टाइम में डिफ्लेशन एक्शन शुरू हो जाता है। अब आप बोलोगे कि इंटरेस्ट कम करें, तो इंटरेस्ट कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंटरेस्ट कम करने की वजह से ही बोरोइंग बढ़ी थी। और अब तो बोरोइंग कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बोरोइंग देने के लिए लोगों के पास इनकम होना चाहिए। वो वापस कैसे करेंगे बैंकों को? और जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो अब आप जीरो से उसको नेगेटिव मिल जाना बहुत टफ होता है। नेगेटिव में कुछ ही इकोनॉमीज हैं जो अभी भी चल रही है नेगेटिव की वजह से, क्योंकि उनके इसमें बहुत बड़े लेवल के बैंकरप्सीज हो गए थे, जैसे कि जर्मनी में हुआ था, ग्रीस में हुआ था। और यूरोप में अभी भी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, मतलब लोगों को पैसा देना पड़ता है बैंक में अपना पैसा रखने के लिए। जापान में भी ऐसा होता है, क्योंकि 1989 के बाद में उनकी इकोनॉमी कुछ बनी नहीं है अच्छी। 1989 के टाइम में उनके पास जो जीडीपी थी लगभग $4.5 ट्रिलियन की, वो आज भी उतनी ही है। तो 30 साल में आप बोलेंगे कि जापान ने कुछ ज्यादा कमाया नहीं है, उतना ही बनाया है जितना उसने उस टाइम पे बनाया था। तो ये इंटरेस्ट रेट जीरो कब होते हैं, ये ग्राफ दिखाता है कि आपको 1940 के टाइम में, क्योंकि उस टाइम में जर्मनी को यूएसए ने हेल्प किया था उसकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे खुद इनकी यहाँ पे क्रेडिट के बेस पे, यानी कि लोन के बेस पे लोगों ने पैसा बना बना के स्टॉक मार्केट में आना शुरू कर दिया था और वो गिर रहा था। तो इसलिए 1940 के टाइम में वो जीरो हो गया था, और 2000 के टाइम में भी जीरो हो गया था, और 2008 के टाइम में भी जीरो हो गया था। अब होता क्या है कि पर्सन को अपने खुद के ड्यूज भी निकालने हैं। क्या पता उसने लोगों से उधार लेके रखा होगा, टीवी फ्रिज जो है ईएमआई के बेस पे ले रखेगी, तो वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने जाएगा बैंक में। तो बैंक उसको पैसा नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये पर्सन उसको पैसा कभी वापस करेगा ही नहीं, जो कि हम बोलते हैं नेवर गेटिंग पेड बैक। अब इससे पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो नॉट क्रेडिट वर्दी हो जाती है, मतलब वो नहीं दे पाएगी पैसा, ऐसा बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें डेट बढ़ जाता है और इनकम लोगों की कम हो जाती है। तो इसमें भी क्या करें? 4 समाधान है इसके जो करा जाता है। वो है कट स्पेंडिंग। लोग अपनी स्पेंडिंग जो है कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लोन अपना उधार अपना चुकता कर पाए। दूसरा है रिड्यूस द डेट। बैंक अगर किस तरीके से उनका डेट माफ करते हैं तो ऑफ कोर्स उनको थोड़ा कम पैसा देना पड़ेगा, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ। जो अमीर है उनका वेल्थ अगर किस तरीके से गरीब लोगों के पास आ जाए तो थोड़ा सा इक्वल बैलेंस आ जाएगा और गरीब लोग और अपना पैसा दे पाएंगे। और तीसरा है प्रिंट मनी। अगर कोई पैसा छाप के उनको दे दे तो ऑफ कोर्स तो अमीर से फील करना शुरू कर जाएंगे। अब जब इसको स्पेंडिंग कम किया जाता है और वो अपना डेट चुकाने का ट्राई करता है तो उसको ऑस्टेरिटी बोलते हैं। पर इसका होता बिल्कुल उल्टा है। क्यों? क्योंकि जब वो अपनी स्पेंडिंग कम करेगा मतलब वो खुद की इनकम भी किसी न किसी तरीके से कम कर रहा है, क्योंकि एक की स्पेंडिंग इकोनॉमी में दूसरे की इनकम होती है। तो जितना वो अपना डेट पे करने की ट्राई करता है उससे भी ज्यादा उसका इनकम कम होना शुरू होता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। इससे होता क्या है, स्पेंडिंग सिर्फ लोगों को कम नहीं करनी पड़ती, बिजनेस को भी कम करनी पड़ती है। बिजनेस आधे हो जाते हैं, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इससे करें क्या? अगर किस तरीके से रिड्यूस कर दिया जाए डेट को, तो बैंक लोगों को बोलता है कि मुझे पैसा पे करो, और लोगों के पास पैसा उतना होता ही नहीं पे करने के लिए, और वो फिर भी बोलता है कि पे करो, और उनका लोन अभी भी चुकता नहीं हुआ। ऊपर से डिपॉजिटर्स भी उससे आके पैसा मांगते हैं, क्योंकि बैंक पे एक तरह का बोरोवर ही है, वो अपना पैसा संभाल के रखता है। और इससे डिप्रेशन होता है, क्योंकि जब बैंक गिरता है तो मतलब एक पूरा का पूरा सेट ऑफ डिपॉजिटर्स और जो है लोन लेने वाले, दोनों को बहुत बड़ा लेवल का लॉस हुआ है। और इससे पर्सन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी बेच के वो अपना पैसा नहीं बना सकता। अगर हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करें तो अगर आप तो सामान लेते हैं दुकानदार से और अगले दिन भाग जाते हैं, तो उसके हाथ में जो अकाउंट है आपका वो तो काम का ही नहीं रहा, मतलब वर्थलेस हो गया। वर्थलेस मतलब एक तरह से हवा में गायब हो गया, तो वो तो ऑफकोर्स खुश नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर बोरोवर कुछ ऐसा बोले कि बैंक को कि मैं और लंबे टाइम में आपको पैसा वापस करता हूँ, मैं पूरा पैसा वापस करूँगा, या फिर इंटरेस्ट रेट कम कर दूँ जिसकी वजह से मैं थोड़ा कम दूँ लेकिन मैं पूरा चुकता करने का ट्राई करूँगा, तो बैंक सोचेगा और बोलेगा चलो ठीक है। तो इस तरीके से हुआ क्या है कि उसने डेट कम कर दिया, क्योंकि लोगों को एटलीस्ट कुछ तो चाहिए,
ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो बोले कि नहीं नहीं मुझे पूरा ही पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने वही रूल्स रखे तो बंदा तो पे ही नहीं कर पाएगा और हो सकता है बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दे कल को। तो इससे लेस इनकम होती है बट स्टिल सोसाइटी थोड़े टाइम के लिए क्रेडिट वर्दी बन जाती है क्योंकि लोगों के डेट खत्म हो चुके हैं। बट इनकम कम होने की वजह से फिर भी प्रॉब्लम तो बनी रहती है। अब इससे होता क्या है कि प्राइसेस भी चीज़ों के कम होने लग जाते हैं, सबको प्रॉब्लम आने लग जाती है क्योंकि इनकम नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है बड़े लेवल की, जो है गवर्नमेंट के लेवल की, सरकार के लेवल की। सरकार अपना पैसा कैसे बनाती है? टैक्स पेयर से। वो चीज़ें बनाती है ताकि लोगों को जॉब मिले और जॉब की बेसिस पे वो उनको टैक्स पे करें। और वो किसको स्पेंड करती है? उनको, जो लोग गरीब हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं अभी अभी में, या फिर स्टिमुलस के थ्रू, यानी कि लोगों से काम करवा के, जो गवर्नमेंट के जॉब वाले लोग होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट होता है, या फिर जजेस वाले लोग होते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट अपना पैसा पे करती है। अब इसको बोलते हैं डेफिसिट, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस में तो कम कलेक्ट करा है लेकिन उसने पे तो बहुत किया लोगों को, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट। तो गवर्नमेंट भी एक तरह से इस प्रॉब्लम में आ जाती है कि वो ज्यादा स्पेंड कर रही है जितना उसके उसमें आता है, तो वो भी एक तरह से डेट बर्डन में आ रही है। तो ये तीन हाथ आपने देख लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो क्या कर सकती है? वो लोगों से उधार ले सकती है। उधार मतलब बॉन्ड, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं तुम्हें एक बॉन्ड देता हूँ कि मैं इतने रिटर्न आपको वापस करूंगा। लेकिन होगा क्या कि उसके वजह से अगर लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी अगर गिर रही है, लोगों की इनकम घट रही है, तो वो पे भी कैसे करेगा लोगों को? तो इस वजह से होता है गवर्नमेंट भी बैंकरप्ट हो सकता है। तो वो किससे हाथ लगाती है लेंडर? मतलब अमीर लोग। क्योंकि नॉर्मल सोसाइटी में हमने देखा है कि 2% लोगों के पास में 98% वेल्थ हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि हर किसी के पास में इक्वल वेल्थ होगा, वो सोशलिज्म का आइडिया था लेकिन वो चल नहीं पाता है रियल वर्ल्ड में। तो वो एक तरह का वेल्थ टैक्स रिच पे डाल देती है, जिसकी वजह से रिच लोगों को अपना पैसा थोड़ा सा जो है देना पड़ता है गरीब लोगों को, क्योंकि टैक्सेस आके गवर्नमेंट पास गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों को भी उसी तरीके से बेनिफिट देता है जैसे कि हर किसी को देना चाहिए। तो ये है हैव्स एंड हैव नॉट, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। तो पैसा जिसके पास है उससे ट्रांसफर होके जिसके पास नहीं है उसके पास चल जाता है। पर ऑफ कोर्स हर किसी को तो पैसा नहीं दे सकते इस तरीके से, क्योंकि जो दे रहा है वो भी बात करेगा कि भाई मैं अपना पैसा क्यों दूं इतना ज्यादा, मतलब ये मेरी गलती नहीं है कि मैंने इतना पैसा बनाया। और जो दूसरे लोग हैं वो भी तो ये बोलेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है, हमारी गलती भी नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है। और इस केस में होता है रेवोल्यूशन, जब लोग अपने हाथ में प्रॉब्लम अपना लेना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास डेट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास इनकम नहीं है, हम अपना घर कैसे चलें। और इससे बहुत बड़े लेवल के पॉलिटिकल मूवमेंट भी हो सकते हैं, जो कि जर्मनी में हुए भी थे। जर्मनी में हिटलर आया था, वो इसी वजह से आया था क्योंकि उसने लोगों को विश्वास दिलाया था कि वो लोगों को इकोनॉमी में बैंकरप्ट होने से बचा लेगा, और उसने ऐसा किया भी था अच्छे मेजर्स निकाल के। अमेरिका में भी यही हुआ और साथ साथ जापान में भी यही हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल स्पेंडिंग डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, जिसमें आपका दिखाता है कि इकोनॉमी कैसे चल रही है। अब इसमें हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की, ये क्या कर सकता है? यही इस टाइम में ये इकोनॉमी को, डूबती इकोनॉमी को बचा सकता है। कैसे? एक काम था कि इंटरेस्ट रेट कम करके, और दूसरा अभी कर सकता है प्रिंट मनी। अगर आप प्रिंट करके लोगों को दे दोगे तो वो एटलीस्ट अपना डेट चुका सकते हैं और फिर से काम में अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो वो बोलता है कि प्रिंट करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट यानी कि स्टॉक्स वगैरह खरीद सकता है, शेयर ही खरीद सकता है, या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद सकता है। और ऐसा बहुत हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ में 1939 के टाइम पे यूएसए ने लगभग 16 बिलियन यानी कि 1600 करोड़ के नए नोट प्रिंट करके डाल दिए थे इकोनॉमी में। वही 2008 के टाइम पे लगभग 2.6 ट्रिलियन यानी कि 2.6 लाख करोड़ डॉलर जो है उसने डाल दिए थे इकोनॉमी में। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो शेयर्स खरीद सकता है, तो शेयर्स आप उससे खरीद सकते हो जिसके पास होगा, यानी कि जो ऑलरेडी थोड़ा सा रिच होगा, लेकिन उसको बेनिफिट देके कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो फिर भी अपना पैसा बचाने का, बढ़ाने का ट्राई करेगा। वेयरएज आपको देना है जो लोग पुअर हैं, जिनके पास में नहीं है, जो एक्चुअली ग्रस्त है प्रॉब्लम से, उनको देना चाहिए। तो अब वो क्या करेगा कि वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक के हाथ में लोग हैं, उसके हाथ में वो लोग हैं जो काम करते हैं, जो बेनिफिट देते हैं, जिसको वो बेनिफिट दिला सकता है काम करने के लिए। तो इससे होगा क्या कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेगा कोऑपरेशन में एक दूसरे के, और इससे
वो बेसिकली गवर्नमेंट को ही पैसा लेंड कर रहा है, मतलब दे रहा है अपना काम कराने के लिए। और इससे गवर्नमेंट जो है लोगों में अपना पैसा बांट सकता है कि आप इतना इतना काम करो और ऐसा ऐसा पॉलिसी करो। अब ये जो है डिफ्लेशनरी पहले फेस चल रहा था कि लोग अपना डेट नहीं दे पा रहे, और ये प्रिंट करने से इन्फ्लेशन होता है जिससे महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन ऑफ कोर्स इससे फायदा ज़्यादा होता है। और जब बैलेंस में आता है तो चीज़ें वापस ठीक हो जाती हैं। अब जैसे कि इससे होना चाहिए कि इन्फ्लेशन होगा और आप पैसा डालोगे तो क्या चीज़ें महंगी नहीं हो जाएगी लोगों के लिए और मुश्किल नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने बताया था कि स्पेंडिंग डिवाइड बाय क्वांटिटी प्राइस डिसाइड करती है, और किसी की स्पेंडिंग किसी का इनकम हो जाता है। तो जब स्पेंडिंग बढ़ता है तो क्रेडिट भी कम होता है, क्योंकि लोग ज़्यादा अपना डेट को चुका पाते हैं उस टाइम में। अब जब आपकी इकोनॉमी क्रेडिट वर्दी हो जाएगी, यानी कि वो इनकम ज़्यादा हो जाएगा डेट से, तो बढ़िया होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आखिर डेट और इनकम का रिलेशन आप सेट कैसे करोगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि लेट्स से एक कंट्री में 100 रुपये का डेट है और 100 रुपये का ही कैश भी है, यानी कि 1:1 है। और अगर हम उसको तराजू पे रखते हैं और फिर बोलें कि 2% से 100 रुपये का जो डेट है वो बढ़ रहा है और 1% से आपका इनकम बढ़ रहा है, तो अगले साल तो आपका डेट 102 रुपये का हो जाएगा और इनकम जो है 101 रुपये का हो जाएगा। अभी 1 रुपये का प्रॉब्लम आ गया और ये प्रॉब्लम तो आगे और बढ़ता रहेगा, अगले साल और बढ़ेगा। तो मतलब इनकम जो है, अगर आपको इकोनॉमी बढ़ानी है, घटानी नहीं है, और इक्वल भी नहीं रखनी, बढ़ानी है, तो आपको इनकम जो है थोड़ा सा ज़्यादा होना पड़ेगा डेट से, यानी कि 3% जैसा। इससे बहुत बढ़िया रहेगा। इससे प्रॉब्लम होती है क्यों? क्योंकि अगर आप पैसा छापोगे तो गवर्नमेंट को भी अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है कि वो अमीर बने। और तो इसमें प्रॉब्लम है क्या कि अगर वो लोग छापते रहेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा कि चीज़ों के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे और पैसा वर्थलेस हो जाएगा, जैसे कि आपने जिम्बाब्वे के केस में देखा ही होगा। तो इसलिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है सेंट्रल बैंक के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए। और इसको हम बोलते हैं ब्यूटीफुल डिलीवरेजिंग। जब सब कुछ अच्छी तरीके से हो और बैलेंस में हो, इससे इकोनॉमी भी आपकी क्रेडिट वर्दी बनी रहती है और इकोनॉमी आगे बढ़ती भी रहती है। अब जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं लेवरेजिंग, जब लोन लेने पे बधाई बोलते थे कि आप लो, इंटरेस्ट रेट कम है, आप लो, आप अपना फ़ायदा करो, तो 50 साल का होता है। डिप्रेशन, जब आप आधे लोगों को लोन देना पड़ता है और प्रॉब्लम आ जाती है पूरे के पूरे इकोनॉमी में, आधे लोगों की जॉब गायब हो जाती है, तो वो 2-3 साल का होता है। और रिफ्लेशन, यानी कि जब वापस से ठीक नॉर्मल हो रही होती है, तो इसमें 7 से 10 साल लगते हैं। तो ये 2 से 3 साल और 7 से 10 साल टोटल मिलाने पे लगभग 10 साल के आसपास का एवरेज आ जाता है। उसको बोलते हैं लॉस्ट डिकेड। इस टाइम में ग्रोथ हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई है, रादर गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को जो है स्पेंड करना पड़ रहा है पैसा, ताकि वो नॉर्मल हो जाए, अपने लेवल पे वापस आ जाए। तो इसको लॉस्ट डिकेड बोलते हैं। अब इसको हम सब बातों को एक साथ रखते हैं, तो भी आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा कि ये 3 चीज़ों से बना है: शॉर्ट टर्म डेट साइकिल, लॉन्ग टर्म डेट साइकिल और प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। अब ये बना कैसे है? शॉर्ट टर्म डेट साइकिल जो कि चक्र की तरह चलता है, उस पर अगर आप लगाओ लॉन्ग टर्म डेट साइकिल का पर्दा, फिर उसको प्रोडक्टिविटी से मैच करो, तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये पूरी इकोनॉमी को दर्शाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मैप्स है या ग्राफ है, जो रे डालियो खुद यूज़ करते हैं और लगभग 30 साल से उसका यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप बोले सिंपल सरल भाषा में मेरे को बताओ करना क्या चाहिए ताकि इकोनॉमी और हमारा खुद का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं बताऊंगा कि 3 रूल हैं। क्या? डेट को, आपके अपने कर्जे को कभी इनकम से ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। इससे होगा क्या कि आप हमेशा कंट्रोल में रहेंगे, आपके बैंक को भी पता रहेगा कि आप कमा के वापस दे देंगे, और आपको भी पता रहेगा कि मैं इतना फ्री हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा भी अपना खर्चा अगर कम कर दूँ तो मैं अगले ही महीने पूरा डेट फ्री हो सकता हूँ। दूसरा, अपने इनकम को राइज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है प्रोडक्टिविटी के मामले में, क्योंकि अगर आप इनकम अपना राइज कर लेंगे लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, मतलब स्पेंडिंग तो अपना बढ़ा दी लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, तो इक्वेशन खराब हो जाएगी। जैसे कि आपने याद होगा अभी भी कि टोटल स्पेंडिंग डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ही इकोनॉमी को ड्राइव करता है। तो इट्स समथिंग लाइक कि जैसे कंट्री में 100 रुपये का माल बन रहा है तो 100 रुपये का ही कैश भी होगा, पर अभी मैंने कहा कि सबकी इनकम बढ़ रही है, तो लेट्स से कि वो 100 रुपये, 100 नहीं 105 रुपये या 200 रुपये हो गए। अब 200 रुपये में भी 100 रुपये का ही माल है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि एक माल 2 रुपये का हो गया, या एक प्रोडक्ट 2 रुपये का हो गया जो पहले 1 रुपये का मिलता था। तो इससे महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई बढ़ने से होता कुछ नहीं है,
महंगाई बढ़ने से आपको ज़्यादा ही खर्चा करना पड़ता है आखिर में। तो इनकम अगर बढ़ भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आपका इन्फ्लेशन रेट से इनकम ज़्यादा रहना चाहिए। क्यों? ताकि लोग नॉर्मली जी सकें। अदरवाइज आप हर साल थोड़ा सा पैसा कम कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में। तो प्रोडक्टिविटी हमेशा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी पॉइंट, कुछ भी करके अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। हो सकता है एक्सपीरियंस लें या फिर एजुकेशन डिग्री करें या कुछ भी ऐसा करें जिससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इसलिए मोदी सरकार भी बहुत बोलते हैं सबका विकास सबका फायदा, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ने से होता ये है कि लोग और सक्षम हो जाते हैं अपना काम करने के लिए, और इससे पूरे के पूरे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। जैसे कि इस साल आपने देखा होगा कि हम लोग नेट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल बन गए हैं। तो इससे हुआ क्या? इसका मतलब ये कि हम लोग जितना मोबाइल अपने घर में, मतलब अपने देश में मंगाते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग बना के बाहर बेचते हैं, और इससे हमारी इनकम बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग बाहर का पैसा घर में ला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, और ये प्रोडक्टिविटी है कि अब ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छी तरह काम कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों को जॉब भी मिल रही है। तो अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो थैंक यू। और ये सिंपल एडवाइस सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए भी है, क्योंकि वो लोग भी इस बारे में कम ही समझते हैं। सिंपल भाषा में वो मुश्किल चीज़ों को समझते हैं, समझाते हैं, क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आती और उसमें बेनिफिट निकालना बहुत ईजी होता है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा क्रेडिट और पैसा कैसे काम करता है। तो थैंक यू। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।